मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच कहूँगा जो वीडियो को अच्छी तरह से देखते हैं, मेरे वीडियो को लाइक करते हैं और उस पर मुझे मोटिवेशन मिले ऐसा कमेंट करते हैं कि नाइस सर, वेरी गुड सर, गुड एक्सप्रेशन सर। इन सभी लोगों को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच और ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहिए कि मैं और अच्छी तरह से आपको समझाता रहूं और सभी सवालों को अच्छी तरह से आपको हल करवा सकूं। इसके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे कमेंट भी करें। चलिए दोस्तों, हम लोग अकाउंट में पार्ट 5 साझेदार का प्रवेश, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 17 तक सीख चुके थे, जिसमें बीच में क्वेश्चन 16 बाकी है जो विशिष्ट क्वेश्चन है, जिसको हम सबसे लास्ट में सीखेंगे। अब आज हम सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18, पेज नंबर है 214। हमेशा की तरह कोशिश करूंगा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे, तो पेज नंबर 214 क्वेश्चन नंबर 18। चलिए शुरू करते हैं। जैनी और आन्या 3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार है। कौन से प्रमाण में? 3:2। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जैनी में 3 और आन्या में 2। ये पुराना प्रमाण किस काम में उपयोगी होता है? तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि ख्याति के अलावा, नया साझेदार जो ख्याति लाता है उसके अलावा बाकी जो भी चीज़ें होती है वो सब पुराने अनुपात में ही पुराने साझेदारों के बीच बांटा जाता है, चाहे वो अनामत हो, चाहे संपत्ति लेना में ख्याति, विज्ञापन अभियान खर्च, लाभ हानि के उधार से उसको अपलिखित करना हो, चाहे पुनः मूल्यांकन का लाभ या हानि को बांटना हो, ये सब पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में ही होता है। उसके बाद तारीख 31/3/16 के दिन की पेढ़ी की पक्की तलपट है। पक्की तलपट आप देख सकते हैं, पूंजी दायित्व में पूंजी दिया हुआ है, सामान्य अनामत, विनियोग अनामत, कारीगर लाभ भाग फंड। दोस्तों, कारीगर लाभ भाग फंड ये अनामत नहीं है, दायित्व है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, पार्ट 4 में भी हम सीख चुके हैं। कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड वो अनामत है। ये क्या लिखा हुआ है? कारीगर लाभ भाग फंड, ये पेढ़ी का क्या है? दायित्व है। अनामत यहाँ पे 2 दिया हुआ है, सामान्य अनामत और विनियोग अनामत। उसके बाद लेनदार, संपत्ति लेना में आप देखेंगे तो मकान, यंत्र, विनियोग, देनदार माइनस डूबत्री अनामत और बैंक। उसके बाद नीचे लिखा है तारीख 1/4/16 के दिन उन्होंने प्रियंका को निम्नलिखित शर्तों पर प्रवेश दिया। पुराने साझेदार है जैनी और आन्या, जिसको हमने संकेत में जे और ए से दर्शाया है, और नई साझेदार है प्रियंका, जिसको हमने पी नाम दिया हुआ है। अब क्या लिखा है? पहला, प्रियंका ख्याति के रूप में 14,000 रोककर लाएगी। एकदम आसान है, लगभग रोज ही आता है। ख्याति के रूप में 14,000 लाएगी तो 2 रोज नामचा होगा। पहला रोकड़ खाता उधार ख्याति के प्रीमियम खाते का, और दूसरा ख्याति के प्रीमियम खाते उधार पुराने साझेदारों के पूंजी खाते का। कौन से प्रमाण में? त्याग के प्रमाण में। त्याग का प्रमाण निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? तो यस, निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तीसरे नंबर के समायोजन में नए लाभ हानि का प्रमाण 2:2:1 रखना है, ऐसा लिखा हुआ है। पुराना प्रमाण भी दिया हुआ है और नया प्रमाण भी दिया हुआ है, तो हमें त्याग का प्रमाण निकालना कंपलसरी है, और पुराना नया दोनों दिया है। तो त्याग हम कैसे निकालेंगे? तो त्याग का सूत्र होगा पुराना भाग माइनस नया भाग। अब ये सवाल खत्म हो जाएगा, तब मैं वहाँ पे आपको इसकी गणना भी करवाऊंगा। दूसरा समायोजन, जैनी और आन्या नई पीढ़ी में कुल पूंजी का 20%। जैनी और आन्या की नई पीढ़ी में कुल पूंजी का 20% पूंजी प्रियंका लाएगी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 की तरह ही इसमें भी कहा गया है, और उससे आसान भाषा में कहा गया है कि जैनी और आन्या की जो नई पीढ़ी की जो कुल पूंजी होगी उसका 20% पूंजी प्रियंका लाएगी। यानी प्रियंका लाएगी, ये तो फिक्स हो गया, यानी ये रोजनामचा पक्का हो गया कि रोकड़ खाते उधार प्रियंका के पूंजी खाते का। लेकिन कितना लाएगी? तो नई पीढ़ी की कुल पूंजी का, जैनी और आन्या की नई पीढ़ी, यानी ये जो यहाँ पे जो शेष आगे ले गए जो हम निकालने वाले हैं, जैसे हमने प्रश्न नंबर 17 में निकाला था, आपने उदाहरण नंबर 28 में निकाला होगा। यहाँ पे जो हम लोग शेष आगे ले गए निकालने वाले हैं, इन दोनों का जो मिलाकर जो टोटल होगा उस टोटल का 20%। मान लीजिए दोनों को मिलाकर 1 लाख हो रहा है, तो 1 लाख का 20% मतलब 20,000 लाएगी। एक अंदाज बताया है मैंने आपको, तो हम टोटल करेंगे तो बाद में मालूम पड़ेगा। उन दोनों को जितना जोड़कर जितना पूंजी होगा, नई पूंजी, उसको उसका 20%। पुरानी पूंजी ये वाला कहलाता है, शेष आगे लाए। लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ है? नई पीढ़ी की, जैनी और आन्या के नई पीढ़ी में कुल पूंजी। तो नई पीढ़ी की कुल पूंजी जैनी आन्या का ये वाला होगा, शेष आगे ले गए वाला। उन दोनों को जोड़कर उसका 20% पूंजी कौन लाएगा? प्रियंका लाएगी। और प्रियंका लाएगी तो रोजनामचा नॉर्मल होगा, रोकड़ खाते उधार प्रियंका के पूंजी खाते का, लेकिन हमें मालूम सबसे लास्ट में पड़ेगा। तो दूसरे समायोजन पे टिक लगा के रखिएगा। तीसरा, नए लाभ हानि का प्रमाण 2:2:1 रखना है। मैंने पहले भी बताया आपको कि पुराना और नया दोनों दिया है, तो हमें त्याग का प्रमाण निकालना पड़ेगा, हम बाद में ज्ञात करेंगे। चौथा, डूबत ऋण अनामत का प्रावधान का आवश्यक नहीं है। तो पिछले प्रश्न की तरह ही कि पहले से जो 2800 डूबा हुआ है वो अब डूबेगा नहीं, तो हमें क्या होगा? लाभ होगा। पुनः मूल्यांकन के जमा में लिख देंगे डूबत ऋण अनामत, और पक्की तलपट में देनदार डायरेक्ट बाहर 56,000 लिख देंगे, क्योंकि 2800 की आवश्यकता नहीं है और डूबेगा नहीं।
उसके बाद पांचवा, यंत्र की कीमत में 10% की कमी करना है तो यंत्र पे लगा दीजिए नंबर 5। कमी करना है तो आपको पता ही है, यंत्र में से हम माइनस कर देंगे और उतना जितना माइनस किया है उतना पुनः मूल्यांकन के उदाहरण में नुकसान के रूप में लिख देंगे। ये सब टॉपिक तो आप पार्ट 4 से ही सीख चुके हैं। छठा है, मकान की बाजार कीमत 70,000 है तो हम अंदर चेक कर लेंगे मकान पहले से कितना है 42,000 और अब कितना हो गया 70,000 हो गया है। तो हमें क्या हुआ है 28,000 रुपये का लाभ हुआ है तो पुनः मूल्यांकन के जमा में लिखेंगे 28,000 और नई पक्की तलपट में मकान जो है 42,000 की जगह 70,000 से लिखेंगे। तो मकान पे लगा दीजिए नंबर 6। सातवां, विनियोग की बाजार कीमत 68,950 है तो चेक करेंगे विनियोग कितना है पहले से 63,000 और अब कितना हो गया है 68,950, यानी हमें लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है तो 5,950 का लाभ हुआ है। और कहाँ कहाँ लिखेंगे तो एक तो हम विनियोग खाता पुनः मूल्यांकन के जमा में लिखेंगे और संपत्ति लेना में हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। हाँ, नुकसान हो रहा होता दोस्तों तो हमारे सामने जो विनियोग अनामत दिया है उसमें से माइनस करके जो बचता वो बांट देते, लेकिन नुकसान नहीं हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है तो पुनः मूल्यांकन के जमा में लिख देंगे और संपत्ति लेना में विनियोग जो पहले 63,000 लिखा था उसकी जगह आप कितना लिख देंगे 68,950 और विनियोग अनामत जो दिया हुआ है उसको हम पूरा हमेशा की तरह बांट लेंगे। आठवां समायोजन इस सवाल का सबसे महत्वपूर्ण समायोजन है, दूसरे से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि दूसरे जैसा समायोजन तो आपने प्रश्न नंबर 17 में सीख लिया था और अभी भी समझ गए हैं कि जो उनका कुल पूंजी आएगा उसका 20%, लेकिन आठवां नया है, वो मेन है, वो ध्यान से देखिएगा। जैनी और आन्या नई पीढ़ी में अपने दोनों की कुल पूंजी अपने नए लाभ हानि के प्रमाण में रखेंगे, यानी उनका जो यहाँ कुल पूंजी आएगा वो भी यहाँ पे आपको नहीं निकालना है, उसको रफ में निकाल लेना है। रफ में मतलब गणना में अलग से निकाल लेना है, दोनों को जोड़ने पर जितना आएगा वो अपने नए लाभ हानि के प्रमाण में रखेंगे। और ध्यान से देखेंगे आप तीसरे समायोजन में तो उनका नया लाभ हानि का प्रमाण है 2:2, वो तो नए वाले का 1 है तो 2:2 1 है, उसमें जैनी और आन्या का क्या है आपस में 2:2। 2:2 का मतलब क्या हुआ 2 और 2 मतलब समान, 2:2 का मतलब हो गया 1:1, कट जाएगा तो समान अनुपात में रखना है। तो जैसे मान लीजिए कि उन दोनों को मिलाकर अलग अलग किसी का 80,000 आ रहा है किसी का 40,000 आ रहा है, ऐसा मान लेते हैं तो कुल मिलाकर हुआ 1,20,000, उसको समान भागों में बांटेंगे तो 60,000 दोनों में लिखना हो। तो इसलिए वो ध्यान रखना है आपको, नए लाभ हानि के प्रमाण में रखेंगे और आवश्यक समायोजन बैंक खाते द्वारा देना है। और इसके लिए ये जो समान अनुपात में रखना है, इसके लिए जिसका कम पड़ेगा वो पैसा लेकर आएगा अपने घर से और जिसका ज़्यादा पड़ेगा वो लेकर जाएगा। तो उसके लिए वो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, तो वो तो हम डिफरेंस से निकाल लेंगे, जिस तरफ कम होगा उस तरफ रोकड़ खाते लिखेंगे और उसकी क्रॉस एंट्री हम रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते में देंगे, यानी बैंक खाते लिखेंगे और उसकी क्रॉस एंट्री हमने रोकड़ बैंक बनाया है उसमें हम लिखेंगे। चलिए, तो अब आपके स्क्रीन पर से प्रश्न हट जाएगा और हम बारी बारी से फिर से सबको अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहले हमारा बेसिक जो 3 स्टेप है वो पूरा करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप, पूंजी खाते के जमा में और रोकड़ खाते के उधार में शेष आगे लाए। ये देख सकते हैं चारों खाते बना दिए हैं, पुनः मूल्यांकन खाता आधे पेज का पूंजी खाता, 6-7 लाइन का रोकड़ खाता और 15 लाइन का नया पक्की तलपट। सबसे पहला स्टेप, पूंजी खाते के जमा में और रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते के उधार में शेष आगे लाए। तो पूंजी खाते के जमा में पहले हम लिख रहे हैं कितना कितना है, तो पहले वाले का है 70,000 और दूसरे वाले का है 56,000। रोकड़ ऑब्लिक बैंक में बैंक का शेष दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, हमने रोकड़ बैंक दोनों लिखा है। शेष आगे लाए, कितना दिया हुआ है 39,200। ये पहला स्टेप हो गया दोस्तों। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, हम अनामत बांटते हैं। तो आप पूंजी दायित्व में देख सकते हैं अनामत में 2 नाम दिया है, सामान्य अनामत और विनियोग अनामत। किसी पर कोई समायोजन भी नहीं है, विनियोग पर भी नहीं है। आपको लग रहा है विनियोग पे तो है, विनियोग में अगर नुकसान हुआ होता तो उससे हमें देखना था, नुकसान नहीं हुआ था इसलिए उस पर भी कोई समायोजन नहीं है। इसलिए हम सामान्य अनामत और विनियोग अनामत दोनों को पूंजी खाते के जमा में लिखकर क्या कर देंगे, पुराने अनुपात में पुराने साझेदारों के बीच सामान्य अनामत को भी और विनियोग अनामत को भी बांट देंगे। शॉर्टकट में लिखा है, इतना जगह नहीं है इसके लिए। तो सामान्य अनामत कितना दिया हुआ है आपका 8400। 8400 को आप 3:2 में बांटेंगे तो आएगा 5,040 और 3,360। 5,040 और 3,360 यानी 8400 गुणे 3/5 और 8400 गुणे 2/5 करेंगे तो पहले वाले का 5,040 और दूसरे वाले का 3,360। उसी तरह से विनियोग अनामत दिया है 4200। 4200 को जब आप 3:2 में बांटेंगे तो पहले वाले का आएगा 2520 और दूसरे वाले का आएगा 1680। पहले वाले का आएगा 2520 और दूसरे वाले का आएगा 1680।
ये हमारा दूसरा स्टेप पूरा हो गया। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं रोज़ डेली हर सवाल में, हर उदाहरण में कि पूंजी दायित्व में जाकर देखते हैं कोई अनामत होगा तो उसको पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में पूरा बांट देते हैं, अगर समायोजन नहीं होता है तो। आज समायोजन नहीं था। तीसरे स्टेप में संपत्ति लेना में जाकर हम 3 नाम को देखते हैं, ढूंढते हैं, चेक करते हैं। ख्याति, विज्ञापन, अभियान खर्च और लाभ हानि की उधार शेष जरूर रोज चेक करना है, भले हो चाहे ना हो। तो आज नहीं है तो आपका तीसरा स्टेप स्किप हो जाएगा। अब समायोजन पढ़ते हैं। पहला, प्रियंका ख्याति के रूप में 14,000 रोकड़ लाएगी। लगभग ये समायोजन हर सवाल में आया है, 12वें सवाल के अलावा बाकी सभी सवालों में है। रोकड़ में लाएगी तो 2 रोज नामचा होगा। रोकड़ खाता उधार ख्याति के प्रीमियम खाते का, तो उसकी खतौनी करते हैं। रोकड़ खाते के उधार में जाएंगे और क्या लिखेंगे, ख्याति के प्रीमियम खाते 14,000 और ख्याति के प्रीमियम खाते उधार पुराने साझेदारों के पूंजी खाते का, तो पूंजी खाते के जमा में जाएंगे। ख्याति के प्रीमियम कौन से प्रमाण में बांटेंगे, त्याग के प्रमाण में। त्याग का प्रमाण निकालना पड़ेगा कि नहीं, तो यस निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको सवाल में पुराना प्रमाण भी दिया है और नया प्रमाण भी दिया है। तो सबसे पहले साझेदार का नाम, साझेदार कौन कौन है, तो जैनी, आन्या और प्रियंका, जे, ए और पी, उनका पुराना भाग है, उनके बीच पुराना अनुपात है 3:2 यानी 3/5 और 2/5, और नया भाग है 2/2-1, 2/5, 2/5 और 1/5। यहाँ पे से ही आप देख सकते हैं कि 2/5, 2/5 0, यानी आन्या का कोई त्याग नहीं है। जो भी त्याग है संपूर्ण त्याग किसका है, जैनी का है, इसलिए संपूर्ण ख्याति जैनी को ही मिलेगा, जैसे प्रश्न नंबर 13 में हुआ था। फिर भी अगर आपको निकालना है तो हम निकाल देते हैं जे का त्याग, जो कि ऐसे मौखिक ही हो सकता है आज तो, और ये निकालना कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा होता है कि आवश्यक गणना करना अनिवार्य है। ऐसा लिखा होगा तो ही निकालना है। बाकी आप अगर मौखिक जानते हैं तो आप मौखिक भी कर सकते हैं, वो लिखना कोई कंपलसरी नहीं है। तो आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ 3/5 - 2/5 बराबर 1/5, और आन्या का त्याग 2/5 - 2/5 0, यानी संपूर्ण त्याग किसने किया है, जैनी ने किया है, इसलिए संपूर्ण ख्याति भी किसको मिलेगा, जैनी को मिलेगा। यानी रोजनामचा पहला वाला तो वैसे का वैसा ही था, रोकड़ खाते उधार ख्याति के प्रीमियम खाते का, लेकिन दूसरा रोजनामचा ख्याति के प्रीमियम खाते उधार और सिर्फ जैनी के पूंजी खाते का। कितना, तो पूरा का पूरा 14,000। क्यों, क्योंकि आन्या का त्याग क्या आया है, 0 आया है। तो हमारा पहला समायोजन हो गया और तीसरा हो गया। दूसरा क्या लिखा हुआ था, जैनी और आन्या की नई पीढ़ी का कुल पूंजी का 20% पूंजी कौन लाएगा, प्रियंका लाएगी। तो ओके, तो हम यहाँ पूंजी की बात कर लेते हैं। तो फिर से साझेदार जैनी, आन्या, यहाँ पे जो भी पूंजी होगा, जैनी का जो होगा, आन्या का जो होगा, इन दोनों को जोड़कर जो आएगा उसका हम 20% कर देंगे, तो हमें प्रियंका की पूंजी मिल जाएगी। तो प्रियंका की पूंजी यहाँ पे जो भी मिलेगा वो हम लिख देंगे। तो वो तो खैर बाद में मिलेगा, यानी जब हम लोग पूंजी खाता बंद करेंगे तो पूंजी खाते का जो शेष आगे ले गए, वो शेष आगे ले गए का जो कुल योग होगा उसका जब हम 20% करेंगे तो हमें प्रियंका का पूंजी मिलेगा, जिसका रोजनामचा होगा रोकड़ खाते उधार, और प्रियंका पूंजी लाएगी तो प्रियंका के पूंजी खाते का। अब इसे लिख कर रख दे रहे हैं, रोकड़ खाते के उधार में पी के पूंजी खाते कितना, तो उन दोनों का जो शेष आगे ले गए आएगा, उस शेष आगे ले गए का जो कुल योग होगा उस कुल योग का 20%। लिखा है स्पष्ट कि जैनी और आन्या के कुल पूंजी का, नई पीढ़ी के कुल पूंजी का 20% पूंजी प्रियंका लाएगी। तो नई पीढ़ी का कुल पूंजी मतलब शेष आगे ले गए, पुराने पीढ़ी का तो ये वाला, लेकिन नई पीढ़ी का मतलब नीचे का शेष आगे ले गए, उसका 20% कर देंगे तो प्रियंका लाएगी, जिसका रोजनामचा होगा रोकड़ खाते उधार पी के पूंजी खाते का। रोकड़ खाते उधार में मैंने पी के पूंजी खाते का लिख कर रख दिया है, जिससे कि बाद में भूल ना जाए, और पूंजी खाते के जमा में रोकड़ खाते भी लिख कर रख दिया है। किसके खाने में, तो पी के खाने में कितना, तो वो हमें बाद में मालूम पड़ेगा, लेकिन हमारा ये काम तो हो गया। उसके बाद चौथा, डूबत ऋण अनामत के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। तो पहले से डूबत ऋण अनामत कितना दिया है, 2800, जो अब नहीं डूबेगा। नहीं डूबेगा तो हमें क्या होगा, फायदा होगा, फायदा होगा, लाभ होगा, तो हम कहाँ लिखेंगे, पुनः मूल्यांकन के जमा में 2800। और दूसरी असर, पक्की तलपट के संपत्ति लेना में देनदार अब डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, इसमें से डूबत ऋण अनामत, देनदार लिखना है, देनदार डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। कितना, जितना दिया हुआ है अंदर उतना पूरा का पूरा बाहर 56,000, उसमें से डूबत ऋण अनामत घटाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पांचवा, यंत्र में 10% की कमी करना है तो क्या होगा, हमें नुकसान होगा। नुकसान होगा तो पुनः मूल्यांकन के उधार में लिखेंगे यंत्र खाते। तो कितना दिया हुआ है यंत्र, 17,500, 17,500 का 10% करेंगे तो 1750 पहली असर। और दूसरी असर, संपत्ति लेना में जाकर यंत्र में से 17,500 में से हम क्या करेंगे, 1750 माइनस कर देंगे। तो 17,500 में से जब आप 1750 माइनस करेंगे
तो आपका आएगा 15,750। ओके, उसके बाद छठा, मकान की बाजार कीमत 70,000 है, तो मकान हम लोग पहले पक्की दर्पण में लिख देंगे 70,000। फिर उसके बाद चेक करेंगे कि मकान पहले से कितना दिया हुआ है, तो मकान पहले से दिया हुआ है 42,000, पहले से दिया हुआ है 42,000 और अब कितना हो गया है 70,000। तो आप देख सकते हैं कि पहले से 42 है और अब 70 हो गया है, तो हमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है, तो 28,000 का लाभ हुआ है। तो पुनः मूल्यांकन के जमा में मकान खाते पहले से 42 था, अब 70 हो गया, तो 28,000 का हमें लाभ हुआ, तो 28,000। उसके बाद सातवां, विनियोग की बाजार कीमत 68,950 है, तो वो भी पहले यहाँ पे लिख देते हैं, विनियोग 68,950। अब हम चेक करते हैं कि पहले से विनियोग कितना है, तो पहले से विनियोग दिया हुआ है 63,000 और अब कितना हो गया है 68,950। तो हमें क्या हुआ है, लाभ हुआ है, क्योंकि हमारे संपत्ति की कीमत में वृद्धि होती है तो हमें क्या होता है, लाभ होता है। और लाभ होता है तो ये भी पुनः मूल्यांकन के जमा में आएगा। विनियोग कितने का लाभ हुआ है, तो 63,000 से हुआ है 68,950, यानी कि 5,950 रुपये का लाभ हुआ है। उसके बाद आठवां, सबसे महत्वपूर्ण समायोजन क्या है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैनी और आन्या नई पीढ़ी में अपने दोनों की कुल पूंजी अपने नए लाभ हानि के प्रमाण में रखेंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं कि जैनी और आन्या का नया लाभ हानि का प्रमाण 2:2, मतलब समान अनुपात है। तो कुछ नहीं करना है, जैसे हमेशा हम शेष निकालते हैं वैसे ही हमें शेष निकालना है और शेष निकालकर यहाँ पे हमें लिख लेना है, जैनी का अलग और आन्या का अलग। यहाँ पे लिखने के बाद कुल रकम हम जोड़ देंगे और कुल रकम को जोड़कर समान भागों में हम क्या कर देंगे, बांटकर, और फिर यहाँ पे शेष आगे ले गए लिखेंगे। जिसका जिस तरफ कम पड़ेगा उतना वो रोकड़ लेकर आएगा या रोकड़ लेकर जाएगा। उसकी क्रॉस एंट्री यानी बैंक खाते की क्रॉस एंट्री हम बैंक खाते में देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, तो उसमें लिखा है कि आवश्यक समायोजन बैंक खाते देना है, क्योंकि अगर समान भाग में पूंजी रखना है तो समान भाग में पहले से तो आएगा नहीं। हम रख रहे हैं समान भाग में तो किसी को पैसा लाना पड़ेगा, कोई लेकर जाएगा। ये नहीं भी लिखा होता है लाइन कि बैंक खाते ले जाना है, तो भी हमें आवश्यक असर रोकड़ या बैंक खाते ले ही जाना होता है। तो अगर उदाहरण में या सवाल में कभी नहीं लिखा हो तो भी आपको ले ही जाना होगा, क्योंकि वो जो शेष हम निकाल रहे हैं वो कुछ अलग आएगा और रखना कुछ अलग प्रमाण में है। तो इसलिए चलिए वो सब बाद में, पहले हम पुनः मूल्यांकन खाता रोज की तरह पहले खाते बंद करते हैं। सबसे पहले पुनः मूल्यांकन बंद करेंगे, तो पुनः मूल्यांकन बंद करेंगे तो जमा साइड का योग ज़्यादा आएगा, 36,750, 36,750 लाभ जो हम पूंजी खाते ले जाएंगे। शेष तो बाद में निकालेंगे, पहले पुनः मूल्यांकन खाता बंद करके। जे और ए के पूंजी खाते कौन से प्रमाण में, पुराने प्रमाण में। कितना कम पड़ रहा है यहाँ, 35,000। 35,000 को जब आप 3:2 में बांटेंगे तो पहले वाले का 21,000 और दूसरे वाले का 14,000। यहाँ पे उधार में आया तो यहाँ पे कहाँ आएगा, जमा में। पुनः मूल्यांकन लाभ पहले वाले का 21,000 और दूसरे वाले का 14,000। अब दोस्तों रफ में हमें टोटल करना है और रफ में टोटल करने के बाद हमें उनका शेष निकालना है। तो टोटल हम मौखिक कर लेते हैं। तो टोटल करेंगे तो जे का आएगा, टोटल तो यही आएगा जो यहाँ पे लिखने वाले, टोटल तो इसी साइड का ज़्यादा आने वाला है, लेकिन किसी का कम पड़ सकता है तो उसके हिसाब से हमें देखना है। तो टोटल करेंगे तो इसका आएगा 1,12,560 और दूसरे वाले का आएगा 93,800। टोटल भी आपको रफ में ही करना पड़ेगा दोस्तों। टोटल करने के बाद हम लोग इधर तो कुछ नहीं है तो वही हम लोग माइनस करेंगे, तो यहाँ पे भी वही आने वाला है। तो अभी मैं फ़िलहाल ये टोटल नहीं लिख रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। सबसे पहले हमें कैसे करना है मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँ आपको। टोटल करना है और टोटल में से ये वाला सब माइनस करेंगे तो हमें शेष मिलेगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि इधर कुछ भी नहीं है, होता तो माइनस कर देते, लेकिन कुछ नहीं है तो हमारा फ़ायदा ये है कि जो टोटल आएगा वही फिलहाल शेष आगे ले गए भी आएगा। अगर कुछ लिखा होता 3,000 4,000 तो टोटल में से वो माइनस कर देते, लेकिन अभी कुछ नहीं लिखा है तो जो टोटल आने वाला है वही शेष आने वाला है, उसको हम यहाँ रफ में लिख लेते हैं। तो रफ में लिखेंगे तो पहले वाले का टोटल कुछ आएगा 1,12,560 और दूसरे वाले का अभी आप टोटल करेंगे तो आपको दिखाई देगा 75,040। हमने अलग अलग उसको लिख लिया। पहले वाले का कितना, तो पहले वाले का आप टोटल करेंगे तो 1,12,560, इन सबको जोड़ेंगे तब, और दूसरे वाले का टोटल करेंगे तो 75,040। अब हम पहले दूसरे समायोजन को पढ़ लेते हैं जो हमारा बीच में बाकी था, और फिर हम 8वें समायोजन को अच्छी तरह से करेंगे। दूसरा समायोजन क्या था कि जैनी और आन्या की नई पीढ़ी की कुल पूंजी का 20% पूंजी कौन लाएगा, प्रियंका लाएगी। तो इन दोनों की कुल पूंजी कितनी हो रही है, तो इन दोनों की कुल पूंजी जब इन दोनों को जोड़ेंगे हम, मैं थोड़ा इधर से लिख देता हूँ, जे
ए और कुल, तो इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो इन दोनों की कुल पूंजी आएगी 1,87,600, 1,87,600, 1,12,500 और 75,040 को जब जोड़ेंगे 1,87,600 आएगा। अब 1,87,000 जो 600 आएगा इसको जो जैनी और आन्या है अपने नए लाभ हानि के प्रमाण 2:2 मतलब 1:1 में इसको बांटने वाले हैं। खैर बाद में करेंगे, पहले हम बारी बारी समझते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। सबसे पहले दूसरा समाजन में क्या लिखा था कि जैनी और आन्या की नई पीढ़ी की पूंजी उसका 20% प्रियंका लेकर आएगी। तो जैनी और आन्या की नई पीढ़ी की पूंजी यानी शेष आगे ले गए, कितना है 1,12,560 और 75,040, दोनों को जब हमने जोड़ दिया तो 1,87,600 जो उनकी कुल पूंजी हुई उसका हम 20% करेंगे, और जब हम उसका 20% करेंगे तो दोस्तों आएगा 37,520। इसका 20% करने पे आएगा 37,520। ये 37,520 कौन लेकर आएगी? प्रियंका लेकर आएगी, जो समायोजन नंबर 2 में लिखा हुआ है, जिसका रोजनामचा होगा रोकड़ खाते उधार प्रियंका के पूंजी खाते का, हमने पहले से लिख कर रखा है, तो वो मैं पहले पूरा लिख दूँ 37,520। तो पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समायोजन नंबर 2 अच्छे से आ गया होगा। अब हम ध्यान से 8वां पढ़ते हैं। 8वें में क्या लिखा है? तो 8वें में लिखा है दोस्तों, जैनी और आन्या नई पीढ़ी में अपनी पूंजी अपने लाभ हानि के नए प्रमाण में रखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो उसके लिए आपको ये योग करना है, और योग में से इधर अगर कुछ लिखा होता तो वो माइनस करते, और माइनस करने के बाद जो शेष आ रहा है उसको रफ में लिखना है। योग भी कैलकुलेटर पे कर लेना है, उसमें से ये माइनस भी कर देना है, और शेष आपको कहाँ लिखना है? रफ में। तो संयोग से यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा था, यानी जो योग आ रहा था वही शेष भी आएगा। तो मैंने जे का योग किया तो 1,12,560, उसमें से यहाँ पे कुछ नहीं था तो माइनस किया तो 1,12,560। ए का योग किया तो 75,040, उसका भी इधर कुछ नहीं था तो वो भी 75,040 शेष आगे ले गए, वहाँ पे मैंने रफ में लिख दिया। अब रफ में लिखने के बाद दोनों के कुल पूंजी का मैंने योग किया तो कितना आया? 1,87,600, जो वो अपने नए लाभ हानि के प्रमाण में रखना चाहते हैं, और उनका नया लाभ हानि का प्रमाण क्या है? समान, 2:2 मतलब समान। तो 1,87,600 को जब आप समान भागों में बांटेंगे तो पहले वाले का 93,800, दोनों का 93,800 आएगा जब समान भागों में बांटेंगे तो शेष आगे ले गए। रोज क्वेश्चन मार्क लिखते हैं, लेकिन आज आपको पहले से पता चल गया है कितना? 93,800, 93,800। ये 93,800 दोस्तों कैसे आया? तो कुल पूंजी जैनी और आन्या की कुल पूंजी कितनी आई? 1,87,600, जिसको हमने रफ में लिख लिया था, जिसको नए लाभ हानि के प्रमाण में रखने वाले हैं ऐसा कहा है। तो नया लाभ हानि का प्रमाण उनका 2:2 यानी समान प्रमाण है। 1,87,600 का समान भाग में बांटेंगे तो 93,800, 93,800 आएगा। अब हम चेक करेंगे कि किस तरफ कम पड़ रहा है। जिस तरफ कम पड़ेगा उधर हम बैंक खाते लिखेंगे, दोनों तरफ ही कम पड़ने वाला है दोस्तों। यानी कम पड़ने का मतलब किसी को पैसा लाना पड़ेगा घर से उतनी पूंजी करने के लिए, और किसी को जो उसका पैसा बच गया है वो अपना ले जाएगा। तो देखेंगे जो ज़्यादा आएगा वो दोनों तरफ लिखेंगे, और जो कम पड़ेगा उसकी असर हम बैंक खाते देंगे। वो भी हमारे सवाल में लिखा है, खैर नहीं भी लिखा होता तो भी हमें ऐसे ही करना है। तो आपको करने की भी जरूरत नहीं है, हमने किया ही हुआ था। जे का कितना आया था? 1,12,560, और यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है? 93,800। इसका मतलब कि जे का जमा का ज़्यादा आ रहा है 1,12,560, यानी वो पैसा लेकर जाएगा, उसका बच गया है पेढ़ी में, पैसा लेकर जाएगा। और ए का उधार का ज़्यादा आएगा, क्योंकि आपने जमा का किया था तो कितना आया था? 75,040, और उधार में कितना दिख रहा है? 93,800। तो उसका उधार का ज़्यादा आएगा 93,800, वही हम जमा में भी लिखेंगे 93,800, और उसका जो यहाँ कम पड़ेगा वो उतना पैसा लेकर आएगा। तो कितना कम पड़ेगा? तो 1,12,560 में से पहले 93,800 माइनस करेंगे तो 18,760। ये जे क्या करेगा? ले जाएगा अपना, उसका इतना बच गया वो ले जाएगा। और ए का भी 18,760 इधर कम पड़ रहा है तो वो इतना पैसा क्या करेगा? लेकर आएगा। ये लेकर जाएगा और वो लेकर आएगा। इन दोनों की ही क्रॉस एंट्री कहाँ पे आएगी? तो इन दोनों की क्रॉस एंट्री रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते में आएगी। ये यहाँ पे उधार में है तो यहाँ पे कहाँ आएगा? जमा में। कौन? तो जे, तो जमा में लिखेंगे जे के पूंजी खाते 18,760, और ये जमा में है ए तो यहाँ पे उधार में आएगा ए के पूंजी खाते, ये इतना पैसा लेकर आएगा 18,760। अब हम लोग पूंजी खाता बंद कर देंगे, तो पूंजी खाता तो ऑलरेडी बंद ही है, बस पी का लिखना बाकी है दोस्तों। जल्दीबाजी में आप पी का छोड़ मत देना। 37,520 और उसका भी शेष आएगा 37,520। अब हम क्या करेंगे? ये तीनों की जो पूंजी है वो नई पक्की तलपट में लिख देंगे। पूंजी जे, ए और पी। जे का भी 93,800, और दोनों क्योंकि दोनों ने नए अनुपात में रखा था, नया अनुपात उनका समान था। ए का भी 93,800
और पी की पूंजी थी 37,520। इन तीनों का जब आप जोड़ेंगे तो आपका कुल योग आएगा 2,25,120। अब हम रोकड़ खाता बंद कर देंगे। रोकड़ खाता जब आप बंद करेंगे तो 1,09,480, 1,09,480, उसमें से आप ये माइनस कर देंगे तो शेष आगे ले गए क्वेश्चन मार्क, वो आपको मिलेगा 90,720, जो आप कहाँ लिख देंगे, संपत्ति लेना में रोकड़ ऑब्लिक बैंक, 90,720। ओके, उसके बाद आपको पता ही है कि हम पुराना जो पक्की दर्पण दिया उसको चेक करेंगे कि कुछ बाकी तो नहीं है। जो बाकी होगा वो हम सेम टू सेम लिख देंगे। तो पुराने पक्की दर्पण में पूंजी हो गया, सामान्य अनामत हो चुका है, विनियोग अनामत हो चुका है, कारीगर लाभांश फंड, कारीगर लाभ फंड वो वैसे का वैसा लिख देंगे। कितना है, 31,500। लेनदार भी सेम टू सेम वैसे का वैसा, क्योंकि इन सब पे कोई समायोजन नहीं है। कितना, 44,800। और संपत्ति साइड पे मकान हो चुका है, यंत्र हो चुका है, विनियोग भी हो चुका है, देनदार भी हो चुका है, सिर्फ बैंक लिखना बाकी। बैंक भी हमने यहाँ से लिख दिया है, रोकड़ ऑब्लिक बैंक 90,720। तो हमारा इस तरह से पूरा पक्की दर्पण हो गया। अब हम योग कर देंगे, दोनों साइड का योग है 3,01,420, 3,01,420, 3,01,420। तो इस तरह से दोस्तों ये जो आपके स्क्रीन पर जो सवाल दिखाई दे रहा है ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे लिखना रह गया था, क्वेश्चन नंबर 1 लिख दिया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 18 मैंने पूरा करवा दिया, आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। अब इसके जैसा उदाहरण कौन सा है, तो इसके जैसा सेम टू सेम एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 29, उदाहरण नंबर 29। यस, आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। जिस तरह से इसमें जो समायोजन लिखा है वैसा ही सेम टू सेम समायोजन, जैसा मैंने पहले भी कहा कि पार्ट 5 के जितने भी उदाहरण है वो सभी उदाहरण सवाल के जैसे ही है, सेम टू सेम, एक भी पॉइंट उसमें अलग नहीं होता, बस नाम और रकम ही चेंज है। बाकी जिस जगह पे इसमें जो लिखा होता है सेम टू सेम उसी जगह पे उदाहरण में भी वही चीज़ लिखा होता है। तो इस वीडियो को पहले अच्छी तरह से देखिएगा, समझकर पहले क्वेश्चन नंबर 18 को पूरा कीजिएगा। 18 में जो मेन टॉपिक था वो 8वां समायोजन था कि वो अपनी नई पूंजी नए लाभ हानि के प्रमाण में रखेंगे। तो उसके लिए हमने पहले पूंजी का शेष निकाल लिया रफ में, और शेष निकालने के बाद दोनों की पूंजी को जोड़ दिया और उनका नया प्रमाण समान था, समान भागों में हमने बांट दिया। और उसके लिए दोनों साइड पे जो डिफरेंस आया उसे हम बैंक खाते का नाम दे दिया और उसकी क्रॉस एंट्री हमने रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते में कर दिया। तो ये जो उदाहरण नंबर 29 दिखाई दे रहा है उसमें भी कुछ ऐसे ही एंट्री आपको करनी है। तो इसे होमवर्क के रूप में आप मुझे करके भेजिएगा, और हमेशा की तरह मेरे वीडियो को लाइक और आपका मोटिवेशनल जो कमेंट जो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है वो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपके सहयोग के लिए थैंक यू सो मच।